स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 में। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 250 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। ये 250 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो या जर्नल कंपटीशन जो भी होते हैं उनमें बार बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों को मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल से बनाया है ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो नीचे रेड बटन दिया है उसे दबाकर प्रेस कर दें, तभी आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल पाएगा और जो आने वाले इसके पार्ट होंगे वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मोमबत्ती किस हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। जो मोमबत्ती बनी होती है वो बनी होती है पैराफीन की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस सीरीज में आपको इन क्वेश्चनों की थोड़ी थोड़ी डिटेल भी दूंगा, तो पैराफीन की डिटेल की बात की जाए, पैराफीन हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अन्य खनिज तेलों में पाई जाती है। और सबसे सरल रचना की जो पैराफीन है वो मेथेन है, तो ये डिटेल भी आपने याद रखनी है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आ जाता है, पेय जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है क्लोरीन का उपयोग। जो क्लोरीन है वो 17वें समूह में रखी गई है, 17वें समूह की गैस है। इसका जो रासायनिक चिन्ह है वो है Cl। और जो इसकी खोज की थी वो शैले ने की थी 1774 ईस्वी में। और जो वर्ग है ये हैलोजन सारणी का वर्ग है। और समूह जो आ जाता है 17 आ जाता है इसका, और आवर्त आ जाता है तीसरा, और ब्लॉक आ जाता है इसका पी। तो ये डिटेल भी आपने याद रखनी है। काफी बार पूछा जाता है कि क्लोरीन कौन से समूह में रखी गई है, तो 17 समूह में रखी गई है, जिसे हैलोजन सारणी कहा जाता है। आगे देखिए, मैं आपको थोड़ी सी जो आवर्त सारणी है उसकी डिटेल बता देता हूं ताकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर पाओ। यहाँ पर आवर्त सारणी की बात की जाए तो आवर्त सारणी में जो ऊपर से नीचे की ओर होता है उसे कहते हैं हम आवर्त, और जो दाएं से बाएं की ओर होता है उसे कहते हैं समूह। जो आवर्तों की संख्या होती है आवर्त सारणी में वो 7 है, और जो समूह की संख्या है वो है 18। तो 18 समूह में विभाजित की गई है और 7 आवर्त में विभाजित की गई है आवर्त सारणी। एग्जामों में ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो पहला और दूसरा समूह होता है उसे कहते हैं हम एस ब्लॉक। जो तीसरे से लेकर 12 तक का होता है उसे कहते हैं हम डी ब्लॉक। और 13 से लेकर जो 18 तक का होता है उसे कहते हैं हम पी ब्लॉक। जो हमने अभी 17वां समूह पढ़ा था, क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ा था, तो वो पी ब्लॉक में रखी गई है 17वें समूह में। जो नीचे आ जाता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसे कहते हैं एफ ब्लॉक। तो आपने ये थोड़ी सी डिटेल याद रखनी है इसकी, क्योंकि इसका तो अलग ही चैप्टर है कि इसके लिए तो अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा आएगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो गोताखोर जो मिश्रण का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन की डिटेल की बात की जाए तो ऑक्सीजन का जो साइन होता है वो O होता है, सभी को पता होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका ग्रुप, आवर्त और ब्लॉक, ग्रुप होता है इसका 16, और इसका जो आवर्त होता है वो दूसरे आवर्त में रखी गई है जो हमने अभी पढ़ा था, और ब्लॉक आ जाता है इसका पी ब्लॉक। जो तत्व है ये अधातु तत्व है। बात की जाए कि इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, जो प्राप्त किया जा सकता है इसको ऑक्साइडो जैसे पारा, चांदी, डाइऑक्साइडो लेड, मैग्नीज और बेरियम, और ऑक्सीजन के बहुत से लवणों को गर्म करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये डिटेल भी आपने ऑक्सीजन की याद रखनी है। हीलियम की बात की जाए तो हीलियम को एक नोबेल गैस कहते हैं, और ये जो रखी गई है वो 18वें समूह में रखी गई है। नोबेल गैस कहें या निष्क्रिय गैस कहें, तो निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, और 18वें समूह में किसे रखा गया है, हीलियम को रखा गया है। इसका रासायनिक चिन्ह जो है वो He है, परमाणु क्रमांक 2 है, और पीरियड 1 में रखी गई है जिसे आवर्त कहते हैं, पहले आवर्त में रखी गई है, और ब्लॉक आ जाता है इसका S। इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, तो वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भरी जाती है। जो मौसम का पता लगाने के लिए जो गुब्बारे यूज किए जाते हैं उनमें भरी जाती है,
और जिसको सांस की बीमारी होती है, जो दमा के बीमार होते हैं या सांस के बीमारी के रोगी होते हैं, उनको कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। तो ये डिटेल आपने याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बोन एस में क्या पाया जाता है। तो बोन एस, बोन कहा जाता है देखिए हड्डी को, और एस कहा जाता है उसकी राख को। तो हड्डी की राख में क्या पाया जाता है? हड्डी की राख में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। काफी बार ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हड्डी सर्वाधिक किससे बनी होती है, तो वो भी कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। इसका सूत्र आ जाता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पर Ca कैल्शियम है, P फास्फोरस है और O ऑक्सीजन है। तो इतनी डिटेल आपने बोनस के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस देखिए मेथेन को कहते हैं, और इसकी डिटेल की बात की जाए तो इसकी डिटेल में सबसे पहले सूत्र पूछ लिया जाता है। मेथेन का सूत्र क्या है? तो CH4 है। मेथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। यह अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। अल्केन श्रेणी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। और डिटेल की बात की जाए तो देखिए जल में अविलेय है, वायु से हल्की होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक भी है मेथेन गैस। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। जो दलदल और धान के खेत होते हैं उनमें भी जो ऊपर बुलबुले से निकलते हैं उनमें भी मेथेन गैस पाई जाती है। और काफी बार ग्रुप डी या जर्नल एग्जामों में पूछा जा चुका है धान के खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो मेथेन गैस उत्सर्जित होती है। मेथेन गैस गैसीय ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। सिंपल बात है, बसों, कारों, ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए क्योंकि CNG का इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इतनी बात आपने याद रखनी है। एक पॉइंट और याद रखिए बस इसमें, और ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो काजल बनाया जाता है जिसे काजल कहते हैं, उसको बनाने के उपयोग में भी मेथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन आ जाता है विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन K की कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न जमना। और रक्त का थक्का न जमना क्या होता है? देखिए जब शरीर में कट लग जाता है और खून का बहाव नहीं रुकता, उसे कहते हैं रक्त का थक्का न जमना। यहां से एक बीमारी और रिलेटेड है, उसे कहते हैं हीमो। देखिए रक्त का थक्का न जमने जैसी ही बीमारी है, लेकिन ये आनुवांशिक बीमारी है जो पुरुषों और बच्चों में होती है, महिलाओं में नहीं होती है बीमारी। तो हीमोफीबिया भी रक्त का थक्का न जमने की ही बीमारी है। और ये रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? ये होता है थर्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ, यदि शरीर में उसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का जमने में कमी आ जाती है, तो उसको कहते हैं रक्त का थक्का न जमना। आगे थोड़ी सी और डिटेल की बात की जाए तो खोज जो की थी विटामिन की खोज की थी 1911 में फंक ने। और विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहली वसा में घुलनशील ADEK और दूसरी पानी में घुलनशील B और C। सिंपल याद रखना है BC पानी में घुलनशील है, बाकी जितनी भी विटामिन है सब वसा में घुलनशील है। विटामिन K के आविष्कार की बात की जाए तो विटामिन K का आविष्कार किया था हेनरिक दास ने 1929 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन आ जाता है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग होता है। और विटामिन की जो खोज अभी हमने बात की थी, विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। यहाँ पर बात की जाए विटामिन की खोज डी की खोज, तो डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। विटामिन की का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और कमी से जो रोग होता है जो हमने अभी डिस्कस किया, रिकेटस रोग होता है। इसका जो स्रोत है वो स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ही हमें ये प्राप्त होती है। और ये क्वेश्चन पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया है कि कौन सी विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होती। तो विटामिन डी का शरीर में कोई भंडारण नहीं होता, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही उसी समय मिलती है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और मछलियों के जो यकृत होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। आठवां क्वेश्चन आ जाता है दूध में कौन सा सैकराइड विद्यमान होता है। तो उसमें होता है लैक्टोस। और जो लैक्टोस आता है वो डाइसैकराइड है। लैक्टोस सैकराइड जो होता है वो दूध शर्करा होते हैं। मानव माता के दूध में लैक्टोस की अधिक मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है लास्ट टाइम कि माँ के दूध में कौन सा सैकराइड होता है, लैक्टोस।
की मात्रा अधिक होती है वहां पर। दूध की बात की जाए तो दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध का जो सफेद रंग होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। गाय का दूध का जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। तो ये चीज एसएससी में काफी बार पूछी जा चुकी है, आपने इनको भी ध्यान रखना है। 9वें नंबर पर क्वेश्चन आ जाता है, मानव शरीर की पसलियों की जो संख्या कितनी होती है। तो कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, सभी को पता है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। लेकिन बात की जाए वयस्क मनुष्य में पूरी हड्डियां कितनी होती हैं, तो वे होती हैं 206, और जो शिशुओं में होती हैं वो 300 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर बात की जाए हड्डी की कि हड्डी किसकी बनी होती है, क्यों मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया भी था, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम फास्फेट से हड्डी बनी होती है। ये 3 चीजों से बनी होती है, और जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है हड्डी में वो पाई जाती है कैल्शियम फास्फेट की। तो ये बात आपने ध्यान रखना, हड्डी किसकी बनी होती है सर्वाधिक मात्रा में? कैल्शियम फास्फेट की। यहाँ पर कपाल की हड्डियों की बात की जाए, जो आपका कपाल होता है, सिर होता है, उसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं। चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। गले में एक हायोड हड्डी होती है, काफी बार ऐसे करके पूछ लिया जाए हायोड हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है गले में, जिसकी संख्या है 1। रीढ़ की बात की जाए तो वहां पर 26 हड्डियां पाई जाती हैं। पसलियों की हमने अभी बात की है, 12 जोड़े या 24 होती हैं। स्टेर्नम की जो बात आती है वो छाती में पाई जाती है, इसकी संख्या होती है 1, जो पसलियों को जोड़कर रखती है। और हाथ पैर की बात की जाए तो हाथ पैर में 60 हड्डियां होती है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जो जांग में पाई जाती है उसका क्या नाम है, और कान में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है उसका क्या नाम है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताओगे। 10वां क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है। तो यहाँ प्रोटीन की बात आई तो प्रोटीन सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में होती है। और प्रोटीन की जो खोज की थी जे बेर्जेलियस ने की थी। प्रोटीन जो होता है 20 अमीनो अम्लों से बना होता है, और प्रोटीन जो सोयाबीन है उसके अंदर 42% यानी कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग का निर्माण करता है। प्रोट से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह शरीर की मरम्मत करता है। तो मरम्मत के लिए जैसे किसी का ऑपरेशन हो जाता है तो उसे प्रोटीन की अधिक मात्रा बताई जाती है, कट लग जाता है, शरीर में चोट लग जाती है, तो शरीर के टिश्यू का निर्माण करने में प्रोटीन बहुत ज्यादा सहायक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। प्रोटीन की कमी से देखिए 2 रोग होते हैं, क्वार्सियोरकर, एक मरासमस। क्वार्सियोरकर जो योग होता है वो बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों के पैर दुबले हो जाते हैं, हाथ पैर दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर को निकल जाता है, उसे कहते हैं क्वार्सियोरकर। और दूसरा जो रोग होता है वो मरासमस होता है, जो बूढ़ों में होता है, जिसमें उनकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। तो ये 2 रोग भी आपने याद रखने हैं प्रोटीन से रिलेटेड। 11वां क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश किस रंग का होता है। तो ये देखिए किस रंग का प्रकाश होता है, तो लाल रंग का। सभी को जानते हैं कि लाल रंग सबसे क्रियाशील होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पर है सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया है। वो किसकी उपस्थिति में होती है, उसमें कौन सा रंग सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, तो वो होता है लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण में इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, और जो भूमि में जल हम डालते हैं पौधों में, उससे जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी एक शर्करा का निर्माण होता है। और उस शर्करा के निर्माण के बाद क्या होता है, बाय प्रोसेस से ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होती है, यानी कि बाहर निकलती है। जब वो शर्करा बनता है तो उस दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर होती है, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके। पौधों में यह जो प्रोसेस होता है वो होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि पर्णहरित की उपस्थिति में। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहां पर होती है, तो वो होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये बात आपने याद रखनी है। आगे आ जाता है, जैसे हमने अभी बात की इस क्वेश्चन में कि इसमें लाल रंग जो है सर्वाधिक क्रियाशील होता है, और लाल के बाद जो नंबर आता है क्रियाशीलता में वो आ जाता है नीला, और उसके बाद आ जाता है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ये ध्यान रखना है
यहाँ पर आप ब्लू से देख सकते हो गोल गोल करके ये कण बनाए गए हैं और तरंग जो जिगजैग करके बनाई गई है तरंग है। तो इनकी आवृत्ति आप देख सकते हो वो बिल्कुल समान है, बिल्कुल सीधी है। विकिरणों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल सीधी है एक्स के समान, तो इधर ही जा रही हैं दोनों। तो ऐसे कह सकते हैं हम ये क्या है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग और कणों के दोनों के समान होती है। विकिरणों की बात की जाए तो विकिरण 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो होता है थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, जो कि आपकी कागज की पेपर की सीईटी से रोक लेती है। बीटा उससे ज्यादा पावरफुल होता है, जो उसको भेद कर आगे चला जाता है, जिसे एल्युमिनियम की सीट रोक लेती है। और गामा की बात की जाए तो ये सर्वाधिक पावरफुल होता है, जो आपकी कागज की सीट को भी भेद देता है और एल्युमिनियम की सीट को भी भेद देता है, लेकिन लेड के द्वारा इसको रोक दिया जाता है। प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो इतनी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में काफी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अंतःस्रावी की बात आई तो पीयूष ग्रंथि, जिसे प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो वो सबसे छोटी होती है और जो पाई जाती है ये पाई जाती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पाई जाती है प्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रैंड भी कहते हैं। इसके रंग की बात की जाए तो रंग गुलाबी होता है और ये मस्तिष्क का जो भाग होता है, इतने बड़े मस्तिष्क में किस भाग में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हाइपोथैलेमस में। मनुष्य में जो भार होता है, जो पुरुष होते हैं उसमें जो भार होता है इसका 0.5 ग्राम से लेकर 0.6 ग्राम तक होता है, और महिलाओं में जो इसका भार होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, 0.6 ग्राम से लेकर 0.7 ग्राम तक होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि है, सारी ग्रंथियों को कंट्रोल भी करती है। कार्य की बात की जाए तो कार्य शरीर की वृद्धि करना। जो मास्टर ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि, ये शरीर की वृद्धि करती है, वृद्धि हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है। सिंपल सी बात है, यदि वृद्धि करती है शरीर की तो वृद्धि हार्मोन्स को भी उत्सर्जित करेगी ही। कौन सा वो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स है जीएच और एसटीएच, ये हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। यह कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करती है। जो कोशिकाओं वाला चैप्टर है शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा, तो कोशिका विभाजन में भी ये भाग लेती है। अस्थियों की वृद्धि करती है। अस्थियों की सिंपल सी बात है, शरीर की वृद्धि करेगी तो अस्थियों की वृद्धि भी करेगी। उत्तक क्षय को रोकती है। उत्तक क्षय मतलब कि जो हमारे टिश्यू हैं उन्हें डैमेज होने से, उन्हें खराब होने से रोकती है पीयूष ग्रंथि। इतनी डिटेल इसकी काफी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। एग्जामों में सिंपल पूछा गया है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड की बात की जाए तो रासायनिक श्रृंखला जो है वो संक्रणों उपरांत है। रासायनिक चिन्ह एल है, परमाणु संख्या जो है इसकी 13 है, विद्युत का सुचालक भी होता है। बॉक्साइड की और डिटेल की बात की जाए तो भूपर्पट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पट्टी मतलब जो पृथ्वी की ऊपर की सतह है उस पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु बॉक्साइड है, या ये कहें कि एल्युमिनियम, क्योंकि हल्की है, हल्की चीजें ऊपर पाई जाती हैं। बॉक्साइड का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में, और भंडारण की बात कीजिए तो भंडारण इसका गिनी में है। यूपीएससी या पीसीएस के एग्जामों में ऐसे करके 5 क्रम देकर पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉक्साइड में उत्पादित देश कौन कौन से हैं। तो प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, और भंडारण आपको याद रखना है, देखिए वो गिनी के अंदर। उत्पादन अलग चीज होती है और भंडारण जो जमीन के अंदर भंडारण है वो अलग चीज होती है। भारत की बात की जाए तो भारत में बॉक्साइड उत्पादन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा में होता है, और कुल भारत का तकरीबन 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किसके लेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेप जो चढ़ाया जाता है उस पर जिंक या जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, और जिंक का जो साइन होता है वो Zn का होता है। रासायनिक जो श्रृंखला होती है इसकी संक्रमण धातु होती है, और परमाणु क्रमांक होता है इसका 30। यहाँ पर एक पॉइंट और एग्जामों में पूछा जाता है कि जंग लगने से लोहे का वजन घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है। और जंग क्यों लगता है, वायु और या कहें कि वायु और जल की उपस्थिति में ही जंग लगता है। आगे बात की जाए उत्पादन में, तो जस्ता उत्पादन जिसे जिंक कहते हैं, जिंक उत्पादन में जो सर्वाधिक स्थान है वो है चीन का, और भंडारण में जो स्थान आ जाता है वो आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का।
भारत में बात की जाए तो भारत में एक खान बड़ी मशहूर है जो एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, उसका नाम है ज्वार खान। या तो ऐसे करके पूछ लेते हैं, ज्वार खान कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जस्ते के लिए। राजस्थान उदयपुर जस्ते के लिए फेमस खान है ज्वार खान। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। बात की जाए जस्ते की, जस्ते का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है? जस्ता हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं में पाया जाता है, ध्यान रखना है, जस्ता हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं में पाया जाता है। जिंक हमारे शरीर की जो होती है, जो जिंक होता है, जस्ता होता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसके लिए बहुत आवश्यक है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके लिए जिंक बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ये आपने याद रखना है। जिंक किसके लिए आवश्यक है? इम्यूनिटी सिस्टम के। तो इतने क्वेश्चनों की डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो भी मिल जाए और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाए। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो सूर्य के प्रकाश में जो रंगों की संख्या होती है 7 होती है। और यहाँ पर 7 रंग होते हैं। देखिए एक प्रिज्म होता है, यदि उससे किसी प्रकाश किरण को निकाला जाता है तो वो 7 रंग में विभाजित हो जाती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? यहाँ पर तो क्वेश्चन तो यही था कि 7 प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। तो यदि किसी प्रकाश पुंज को हम प्रिज्म से निकालते हैं तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। जो सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है और सबसे ऊपर होता है रेड रंग। जो बैंगनी रंग होता है वो सर्वाधिक विचलित होता है और रेड रंग इतना विचलन नहीं करता। लेकिन बात की जाए तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य जो होता है, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक कम होता है। तो ये डिटेल भी आपने इसकी याद रखनी है। इसे याद कैसे किया जा सकता है कि प्रिज्म से कौन कौन से रंग निकलते हैं? तो यहाँ पर सीधा आ जाता है विबग्योर, एक फॉर्मूला है, उससे आप इन्हें याद कर सकते हैं। प्राथमिक रंगों की बात की जाए तो प्राथमिक रंग 3 ही होते हैं, लाल, हरा, नीला। इन्हीं 3 रंगों से सभी रंग बनाए जा सकते हैं। सूर्य की रोशनी, सूर्य के जो प्रकाश की बात आती है तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है वो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, जिसे कहते हैं लगभग 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट आ जाता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये सभी को पता होगा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की बात आई तो 37 डिग्री, लेकिन फारेनहाइट की बात आई तो फारेनहाइट पर आ जाता है 98.6। तो ये बात आपने याद रखनी है, कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। यहाँ पर 37 से थोड़ा सा फालतू होता है, ज्यादा होता है। देखिए 37.2 होता है तकरीबन, प्रॉपर 37 नहीं होता। तो ये बात आपने याद रखनी है। मनुष्य का जो सोते समय जो होता है तापमान उसका शरीर का घटता है। सर्वाधिक ताप जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, परम ताप की कोई सीमा नहीं होती। लाख डिग्री भी हो सकता है, 2 लाख डिग्री भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम ताप की सीमा बताई गई है कि -273 डिग्री से कम नहीं हो सकता। -273 डिग्री न्यूनतम में परम है, इससे नीचे नहीं आएगा। ऐसे नहीं कह सकते -274 या -200-500 डिग्री हो गया, ऐसे नहीं होगा। जो परम सीमा है माइनस की वो है -273 डिग्री, याद रखना है आपने। पृथ्वी का सर्वाधिक तापमान जो है वो अल्जीरिया में पाया जाता है, लीबिया में 58 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और जो सबसे कम पाया जाता है वो पाया जाता है रोजर्स पास, मोन्टाना में पाया जाता है, यूएसए, -75 डिग्री। पहले बर्खोयास्क था लेकिन अब हो गया है तुम्हारा मोन्टाना। तो ये चीजें आपने इससे याद रखनी है तापमान से रिलेटेड। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाश तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जामों में काफी ऐसे उदाहरण पूछे जाते हैं। हीरे का चमकना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मरीचिका का चमकना, जो रेगिस्तान के अंदर मरीचिका इमेज चमकती है, उसको भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो लेजर लाइट होती है ना, वो उसको कहा गया है प्रकाश तंतु। तो यहाँ पर आपको इतना भी समझ में आ गया होगा प्रकाश तंतु किसे कहते हैं। उसका चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। कई बार प्रकाश तंतु न देकर वहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल दे देता है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। जल में पड़ी परख नली का चमकना, जब जल में कोई परख नली पड़ी होती है, कांच की नली, वो धीरे धीरे उसमें साइन मारती है, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में पड़ी दरार, कांच के बीच में जब दरार आ जाती है तो उससे शाइनिंग आती है 7 रंगों की, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
हीरे का चमकना हमने बता ही दिया आपको। रेगिस्तान में मरीचिका का, वो एक ही बात थी जो शुरू में बताई थी। ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका चमकती है, तो वहां पर भी किसके कारण चमकती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायनेमो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है या किस प्रकार से ऊर्जा रूपांतरण करता है? तो ये करता है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो गति होती है, किसी चीज से गति बनाई जाती है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। जो इसका सूत्र होता है वो सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। एग्जामों में सिंपल पूछ लिया जाता है सूत्र 1/2 mv²। ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों का मात्रक जूल ही होता है। यह आपने ध्यान रखना है। जूल जो होती है एसआई यूनिट होती है, जबकि सीजीएस जो यूनिट होती है ऊर्जा की, वो होती है अर्ग। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जूल एसआई यूनिट है और जो सीजीएस यूनिट है ऊर्जा की, वो है अर्ग। आगे बात करते हैं, न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के तृतीय जो नियम है, उसका तीसरा नियम है, उसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पर न्यूटन के मैं और भी नियम आपको बता देता हूँ, उनकी डिस्कस भी कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा नहीं है इसकी डिस्कस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में खड़ी है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगा दी, तब तक वो वैसे के वैसे ही खड़ी रहेगी। तो यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को कैसा नियम कहते हैं? तो इसको कहते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। या इसका एग्जाम्पल दे देता है, कई बार कोई व्यक्ति बस में खड़ा है, वो अचानक आगे को गिर जाता है, न्यूटन के कौन से नियम के कारण? तो वो गिरता है प्रथम नियम के कारण। दूसरे नियम की बात की जाए तो दूसरा नियम आ जाता है संवेग परिवर्तन का नियम। इसमें होता क्या है? इसमें होता है जैसे कोई खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के लिए हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। किस लिए खींचता है? ताकि गेंद उछल के उसके हाथों से बाहर ना चले जाए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ना लग जाए। इसलिए संवेग परिवर्तन का नियम लगता है कि उस गेंद को वो आसानी से कैच कर सके। तीसरे नियम की बात करें तो यह आ जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बंदूक से गोली छोड़ने पर क्या होता है कि गोली आगे को चली जाती है और बंदूक पीछे को धक्का मारती है। तो ये कौन से नियम के कारण मारती है? न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। एक एग्जाम्पल ये भी पूछ लिया जाता है, हम नाव से उतरते हैं, नाव से उतरने के बाद जैसे ही हम नाव से बाहर कदम रखते हैं जमीन पर, नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। तो वो किस कारण से खिसकती है? वो खिसकती है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। आगे पूछ लिया जाता है, रॉकेट जब उड़ता है तो रॉकेट ऊपर को उड़ता है और उसका धुआं नीचे की ओर जाता है, तो वो भी किस कारण जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। तो ये नियम आपने याद रखने हैं। तो पहला नियम, दूसरा, तृतीय सिंपल है, इससे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? तो प्लायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जो पृथ्वी से बाहर जाने का जो वेग है वो जो स्पीड बताई गई है, वो स्पीड बताई गई है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड बताई गई है। यदि आप कोई चीज 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकोगे तो वो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए रॉकेट है, रॉकेट को जो स्पीड चाहिए कि पृथ्वी के जी के मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से निकलने के लिए, फोर्स को ब्रेक करने के लिए, तो वो स्पीड आवश्यकता होगी उसे 11.2 किलोमीटर की। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। जी के मान की बात की जाए, पृथ्वी का जी का मान कितना होता है? तो वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के केंद्र के पास सर्वाधिक जी का मान होता है। जी के मान से मैं आपको क्वेश्चन बता दूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो केंद्र होता है पृथ्वी का, जो बिल्कुल केंद्र होता है, तो वहां पर सर्वाधिक जी का मान होता है। भूमध्य रेखा पर घूमने के कारण जी का मान कम हो जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा जो होती है, इक्वेटर जो होती है, उस पर हमारा जी का मान कम हो जाता है। लेकिन बात की जाए ध्रुवों पर, दोनों ध्रुव जो होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उन पर जी का मान अधिक होता है। तो ये बातें भी आपने इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पानी की बूंद के गोल होने का कारण क्या है? तो इसकी गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव क्या होता है? यानी कि कम से कम क्षेत्रफल घेरने की जो प्रकृति रखता है कोई पदार्थ, उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो एसआई सूत्र होता है या मात्रक होता है, उसे कहते हैं न्यूटन पर मीटर। एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर।
पृष्ठ तनाव के उदाहरण मैं आपको बता देता हूं जो काफी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। पतली सुई पानी के ऊपर तैरने लगती है, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन के घोल से बुलबुले बनते हैं, जब साबुन के घोल होते हैं तो उनसे बुलबुले बनते हैं, वो बुलबुले किस कारण से बनते हैं? तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण बनते हैं। शीशे की नली के अगले भाग को यदि हम गर्म करते हैं तो वो मुड़ जाती है, गोल हो जाती है, वो किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। शेविंग ब्रश को यदि पानी से बाहर निकालेंगे तो उसके जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, वो भी चिपकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और देखिए मैं आपको काफी डिटेल से करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन से जितनी भी उसकी डिटेल बनी है आज तक क्वेश्चनों में पूछी गई है एग्जामों के अंदर, तो वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ये बहुत बेनिफिट देंगे आपको क्वेश्चन। बने रहिए, 9 पार्ट और करोगे तो जितने भी तुम्हारे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना, 2 बार में ही आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। 23वां क्वेश्चन आ जाता है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम। तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसका जो सूत्र होता है NaOH। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कास्टिक सोडे की प्रकृति एग्जाम में पूछ ली जाती है तो क्षारीय होती है। यह पानी में अधिक घुलनशील होता है, बहुत जल्दी घुल जाता है। साधारण परिवेश के तापमान में प्रोटीन को विघटित करता है। तो जो साधारण परिवेश का तापमान होता है, जो नॉर्मल तापमान में हम रहते हैं, वहां पर क्या होता है? प्रोटीन को विघटित करता है। हवा में नमी की मात्रा ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। जो हवा होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। आगे डिटेल इसके उपयोगों की बात की जाए तो उपयोग में बता देता हूँ। जो टेक्सटाइल होता है, जो कपड़े बनाए जाते हैं, उस उद्योग में भी इसका काम में लाया जाता है। जो ऊर्जा क्षेत्र होते हैं उसमें भी, लकड़ी और कागज के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। खाद्य उत्पादनों में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। जल उपचार, जल उपचार देखे क्या होता है? जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है ना, गंदा पानी को दोबारा से फिल्टर करके उसको यूज किया जाता है वहीं फैक्ट्री पर फिर कार्य करने के लिए, तो उसे कहते हैं जल उपचार। जल उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज, एल्युमिनियम, साबुन, डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट के लिए तो ये यूज किया ही जाता है, तो सभी को पता होगा। पेट्रोलियम की रिफाइनरी जो होती है, पेट्रोलियम में के जैसे पैराफिन अलग किया जाता है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये अलग किया जाता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडे के उपयोग पूछ लिए जाते हैं, इसकी प्रकृति पूछ ली जाती है, इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो है वक्रक से संबंधित। और वक्रक का जो वजन है वैसे तो नॉर्मली बताया जाता है 150 ग्राम ही होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, तो ये हो जाता है 150 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक। आपको 150 ग्राम ही एग्जाम के अंदर ज्यादातर मिलेगा, 170 ग्राम नहीं मिलेगा। किडनी जो बनी होती है, जो किडनी की जो बनावट होती है वो नेफ्रॉन की छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं, उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, तो उसके जाल से बनी होती है। ये बात आपने याद रखनी है। जो गुर्दे, देखिए अब यहाँ पर एक बात आती है, किडनी, वक्रक और गुर्दे, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है किडनी भी वही है, वक्रक भी वही है और गुर्दे भी वही है। गुर्दे हार्मोन्स भी उत्सर्जित करते हैं, और वो हार्मोन्स कौन सा उत्सर्जित करते हैं? रेनिन। तो रेनिन नाम का हार्मोन्स कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो वो होता है गुर्दों से। अब गुर्दों का काम क्या है? देखिए इनका, वक्रक जो किडनी है इसका जो काम है वो है रक्त को शुद्ध करना। और रक्त को शुद्ध करने में क्या होता है? ये अवशिष्ट पदार्थों को, जैसे यूरिया होता है और अमोनियो होता है, उसको यूरेन के फॉर्म में बाहर निकालता है। जो यूरिया और अमोनियो होता है वो पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है। तो यही काम है किसका? वक्रक का। और जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है ये आप सिंपल समझना, रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। और रक्त को शुद्ध कौन करता है? ये करता है किडनी, हमारी रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। देखिए इसके अंदर एक पथरी बनती है, जो किडनी होती है ना, काफी बार लोग कहते हैं कि किडनी में पथरी बन गई है, तो वो पथरी किस चीज की बनी होती है? तो वो पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। ये बात आपने याद रखनी है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो होता है 90%। अब प्लाज्मा होती क्या है? देखिए ब्लड होता है हमारा। ब्लड के अंदर एक तो होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है रक्त कोशिकाएं। जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो
55% होती है और रक्त कोशिका की जो मात्रा होती है वो होती है 45%। अब प्लाज्मा में जो अभी बात आई है क्वेश्चन में, प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90% होता है और 10% इसके अंदर होता है अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ की बात की जाए तो कार्बनिक पदार्थ फाइब्रोनोजिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसका काम है रक्त का थक्का जमाना। क्योंकि ब्लड के अंदर है तो ये क्या काम करेगा, रक्त का थक्का जमाने का काम करेगा। तो सिंपली आप इतना भी कह सकते हो कि प्लाज्मा हमारा रक्त का थक्का जमाने का काम भी करती है। एक आ जाता है ग्लोब्युलिन्स नाम का प्रोटीन होता है। इसका क्या काम है, इसका काम है एंटीबॉडी की तरह काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम करता है ये। तो ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं, वो कार्बन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। अकार्बनिक पदार्थों की बात की जाए तो वे पाए जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। ये दो अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा के कार्यों की बात की जाए तो प्लाज्मा शरीर का ताप नियंत्रित करती है, घाव भरने का काम करती है और हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम भी प्लाज्मा करती है रक्त में। तो ये थे 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और यदि हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो और आने वाले पार्ट आपको चाहिए तो नीचे रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।